नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। आई थिंक स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सबको, स्वागत है आप सबका किताबी बातों में। मैं अभिषेक हूँ, जिसको आप बुक्स वाले भैया के नाम से जानते हैं। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो अमित अग्रवाल जी हैं। ये एक आईआईटी से ट्रेंड इंजीनियर हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास की। जी हाँ, इतिहासा, जिसका अर्थ बनता है एज इट हैपेंड। और जैसा कि देखने में आता है कि बहुत बार हम शायद वो नहीं पढ़ते जो हुआ, एज इट हैपेंड जो उसका अर्थ बनता है, लेकिन बहुत बार ये देखने में आता है कि ऐसा वैसा नहीं है जैसा हमने पढ़ा है। तो मुझे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक इंजीनियर होते हुए एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड में, एक ऑयल एंड गैस इंजीनियर होते हुए एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी में आप जॉब करते हैं, इतिहास की तरफ रुझान आपका कैसे बना? एक्चुअली इतिहास का रुझान मेरा सिविल सर्विसेज के टाइम पे बना। जब मैंने इंजीनियरिंग पास की तो मैंने सिविल सर्विसेज का भी अटेम्प्ट किया था। तो जी मेरा ये कलेक्टिव था हिस्ट्री। तो जी तब जी। वहां से मेरा रुझान वहां से चालू हुआ, इंटरेस्ट चालू हुआ उसमें। तब मैंने वहां पे पाया कि बड़ी हिस्ट्री जो है वो जब एक क्लास में देखते हैं तभी लगता है कि कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है इसमें। जी जी मतलब जी। नॉलेजेबल होने की भी जरूरत नहीं है आपको, पहले ही अगर आपका ओपन माइंड है तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री आपकी गलत है। तब से मैं ये था कि कहीं पे जो है ये हिस्ट्री ठीक होनी चाहिए ये। तो वो फिर काफी टाइम बीत गया, 2 दशक बीत गए उसके बाद। तो उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा हमें टाइम मिला, उसमें सबको ही टाइम मिला। तो मैंने कहा कि ये जो हमारा जो पैशन है इसको रिवाइव करना चाहिए, इस समय ये वक्त आ गया है ये इसका। तो उस लॉकडाउन में ही ये मैंने अपनी दोनों किताबें लिखी हैं। पहली किताब मेरी फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकंड बुक जो है सेकंड लॉकडाउन में है। सेकेंड लॉकडाउन। हाँ। ऑलराइट। तो और जैसा हम बात कर रहे थे कि आज जो अगर हम इतिहास के बारे में जो एक बात सबसे ज्यादा चल रही है वो ये है कि भारतीयों ने एक गलत वर्जन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा है, एक बायस्ड नैरेटिव पढ़ा है। और जो इतिहास का मकसद होना चाहिए कि वो तथ्यों को एज इट इज बताया जाए, वो बात उभर के नहीं आई है। तो बायस नैरेटिव्स जो हमने पढ़े, और अब हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। ऑथर जो ऑफिशियली आप कहेंगे शायद स्कूल्स की बुक या कॉलेज की बुक्स नहीं लिख रहे, लेकिन आप जैसे तमाम हिस्टोरियंस हैं जो एक कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि पहला इसमें वास्तव में इसके पीछे कारण क्या रहे हैं? और ये हमें आजादी के भी कुछ 60-70 साल बाद ये एहसास क्यों हुआ कि हमारा इतिहास गलत है और आज हम उसको ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं? तो एक्चुअली ये अपने इंडिपेंडेंस के पहले ही ये शुरू हो गया था कि सेकुलरिज्म होनी चाहिए इसमें। और अगर ज्यादा हम हिंदू डोमिनेटेड हिस्ट्री लिखेंगे तो फिर जो है वो हेट फैलेगी और जो है कम्युनलिज्म फैलेगा, और जो हिंदू और मुस्लिम में जो है वो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उसको। तो उसको मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं की जो हिस्ट्री थी, जो हमारे अचीवमेंट्स थे उसको दबा दिया गया। और अंग्रेजों के, मुगल्स के या दिल्ली सुल्तान के जो अचीवमेंट्स थे उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। तो इसके पीछे यही मंशा थी कि देश में अमन चैन कायम रहे, चाहे मेजोरिटी को आप दबा ही क्यों ना दो, लेकिन मेन उनकी प्रायोरिटी थी कि अमन चैन कायम रहना चाहिए। तो उसके पीछे पूरी जो नेहरू जी थे वो खुद भी जो है इसी उसमें थे। वो कहते थे कि भाई मैं तो जो है आचरण से तो मैं मुस्लिम हूँ, जब सिर्फ जन्म से ही हिंदू हूँ मैं। तो वो उनका कहना था। तो उन्होंने बाद में जो एजुकेशन मिनिस्टर भी जो उन्होंने अपॉइंट किए, जैसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, फिर जी बाद में कई सारे जो फखरुद्दीन अहमद भी हुए और नजरुल इस्लाम भी हुए। तो ये सब जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने अपने ही ढंग से जो है हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी। कोई जी। भी होगा उनकी कौम का तो वो ऐसे ही करेगा वो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ हम हिंदू में ही है कि हमको खुद को जो है वो नीचे दिखाने का एक वो शौक रहता है, नीचे दिखा के खुद को कि हम कितने बड़े हैं। तो ये जो ये मैग्नोनिमिटी है, ये हमारी ही कौम में है ये। तो जिसका हाँ, इलाज अभी तक हुआ नहीं है इसका, वो आज भी हम उसी से पीड़ित हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी कहा जाता है कि आरसी मजूमदार जो थे उन्होंने इस वर्जन ऑफ हिस्ट्री पे एग्रीमेंट नहीं भरा था अपना, कि हमें सच्चाई दिखानी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल करेक्टेडनेस। और उनको ही वाज, ऐसा सुना जाता है कि ही वाज आस्क्ड टू लीव, और हिस्टोरियंस आए जिन्होंने गवर्नमेंट के उस नैरेटिव को आगे प्रमोट करा। तो यस। आज हम आर्टिकल इनटॉलरेंस की बात करते हैं तो वो भी अपने आप एक नमूना आता है इनटॉलरेंस के, क्योंकि आपके विचार नहीं मैच करते और आप उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आसिफ मजूमदार जी ने बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने उन्होंने पहले पेशकश करी थी कि मैं जो है बिल्कुल न्यूट्रल बायस्ड हिस्ट्री लिखूंगा मैं ये। बट वो नेहरू जी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जी उसको जो इंडिपेंडेंस के बाद उनमें से उनको साइडलाइन कर दिया कि नहीं भाई आप नहीं रहिए, आप इसमें से निकल जाइए। तो आसिफ मजूमदार में वो इतने टैलेंटेड थे
इंडियन हिस्ट्री पे उन्होंने लिख दी है, जो कि आज की मील का पत्थर है, जो ऐसी हिस्ट्री कोई लिख नहीं पाया। जो मेरी किताब, आज की किताबें हैं, सब उन्हीं के किताबों से रेफरेंस लिए गए हैं उसमें। हाँ, तो आरसी थे, जादूनाथ थे, फिर बाद में सीताराम गोयल आए। तो ये जो 3-4 जो हिस्टोरियंस थे, वो बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और हम आज उन्हीं की बुक्स को रेफरेंस करके, उन्हीं की बुक को पढ़ के जो है हम हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे को बचपन का एक वर्णन याद आता है कि दिल्ली प्रेस और आई थिंक विश्व विजय प्रकाशन इसमें से इनमें से एक था, तो उनकी मैगजीन्स कॉमिक्स के पीछे और बुक्स के टाइटल होते थे। उसमें एक बुक थी हिंदू इतिहास हारों की दास्तान, और मैं बहुत छोटा था, शायद मैं तब हारों का मतलब भी नहीं समझ पाया था। मुझे कुछ ने मेरी मदर से पूछा था कि हार से इनका मतलब पहनाने वाला हार है या लड़ाई हारने वाला हार है। लेकिन ये चीज पता नहीं क्यों मेरे माइंड में रही। और अगर आप देखें तो एक सेट ऑफ हिस्टोरियंस हैं जो जब हिंदू इतिहास की बात करते हैं तो उसको वास्तव में वो हारों की दास्तान बोलते हैं, कि एक हिंदू किंग्स को एक वीक डोसाइल बताया गया है जो किसी भी तरह के आक्रमण के आगे टिक नहीं पाए, और ये एक डिफॉल्ट नैरेटिव माना जाता है। तो आपने जैसे कि काफी डिटेल में इस इतिहास को समझा है, तो आपके हिसाब से हिंदू रूलर्स जो रहे, क्या वो वास्तव में हिंदू इतिहास हारों की दास्तान ही है, या वो विजेताओं की है, या वो एक इट्स अ मिक्स, जैसा कि बहुत सी सिविलाइजेशंस में रहा होगा? अब इसके दोनों पहलू हैं। अभी हम आप दोनों एंगल से इसमें हम बात कर सकते हैं। इसमें हम हारे तभी हम 800 साल तक गुलाम रहे हैं, उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो ये हिस्ट्री का एक ऐसा लेसन है, अगर हम इसको झुटला देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, तो फिर जो उस समय गलतियां करेंगे हम उससे कभी सीख नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम हमेशा हारे नहीं, हम ऐसा भी नहीं था कि हमेशा ही हारते रहे, हम कई बार जीते। इसीलिए आज हम जो है, हमारा जो देश है वो 80% हिंदू मेजोरिटी है। बाकी कंट्रीज आप देखिए, पर्शिया थे, इजिप्ट था, ये बड़ी ग्लोरियस सिविलाइजेशन थी। तो इस्लाम ने उनको 1-1 साल 2-2 साल में ही खत्म हो गई। पर्शिया की जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 643 में एक युद्ध के बाद जो है वो खत्म हो गए वो बिल्कुल भी। इसी तरीके से इजिप्ट था, तो उधर क्रिश्चियंस थे, उन्होंने ग्रीस और रोमन सिविलाइजेशन को 1-2 साल में खत्म कर दिया। तो वो सारी सिविलाइजेशन 1-1 2-2 साल में खत्म हो गई, और उनका आज नामो निशान भी नहीं है। उनके जो आर्टिफैक्ट्स हैं या उनके जो पैलेसेस हैं या जो भी है वो सिर्फ म्यूजियम में है, या सिर्फ टूरिस्ट प्लेस। जैसे आप इजिप्ट में पिरामिड देख लें, या जो लक्सर में टेम्पल्स हैं, या फिर ग्रीक्स में जो टेम्पल्स हैं, एक्रोपोलिस है, तो वो सब जो है सिर्फ म्यूजियम में टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो वो हमारी नहीं रही। तो वो स्थिति क्यों नहीं रही? क्योंकि हम इतना नहीं हारे, हम जीतते भी रहे। हालांकि जब दिल्ली सुल्तान थे या मुगल्स थे, कहीं ना कहीं पूरे देश में उनके विरुद्ध जो है वो लड़ाई चलती रहती थी। जैसे एग्जांपल दूं मैं, 15th 16th सेंचुरी में विजयनगर अंपायर था, है ना, वो 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, और वो जो है 1565 पे जाके खत्म हुआ वो। तो 200-300 साल जो है वो बुलवर्क थे, उसको कहते हैं, अगेंस्ट द इस्लामिक एक्सपेंशन इन द साउथ इंडिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो शिवाजी आ गए, उसके बाद फिर बाकी पेशवा मराठास आ गए। नॉर्थ ईस्ट में जो है अहोम्स थे, जिसका फुकन थे, वो लड़ाई करते रहे। अकबर के टाइम पे जो राजपूत थे, राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, वो सब जो है, और कुंभा थे, वो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते रहे। तो कहीं ना कहीं देश में उनके खिलाफ जो है वो रिवेंज, उनके खिलाफ जो है रिबेलियन चलता रहा, हमेशा की फाइटिंग चलती रही, कि हम हमेशा कभी भी 1 मिनट के लिए भी थक के बैठे नहीं। करेक्ट। जैसा हम देखते हैं कि होम्स ने मुगल्स को हराया, मराठों ने मुगल्स को हराया, लेकिन एक शायद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो चीज पैन इंडिया बेसिस पर उस तरह से रेप्लिकेट नहीं हुई, अगर हम बोले, क्योंकि इंडिविजुअल विक्ट्रीज नहीं, इंडिविजुअल कहना शायद गलत होगा, अलग अलग किंगडम्स की विक्ट्रीज रही। और जैसा कि हमने कहा बायस नैरेटिव्स हैं, तो किसी को भी शायद ये आई थिंक 5-7 साल पहले शायद हार्डली किसी ने होम्स का नाम सुना होगा, लोचित बोरफुकन का नाम सुना होगा, जिनके अभी 400वीं शताब्दी हमने सेलिब्रेट करी है। तो हमारे ही देश में लोगों के लिए नए नाम की तरह थे, लेकिन एक पैन इंडिया वो मूवमेंट नहीं बनी, जैसा कि हम देखते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ना बन पाने का क्या रीजन रहा होगा? देखिए, उस समय तो एक्चुअली यूनिटी होना अहोम्स और मराठास के बीच में बड़ा मुश्किल था। 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस थी दोनों किंगडम्स के बीच में। एक गुवाहाटी में बेस थे, एक पुणे बेस थे, 10 किलोमीटर की। तो उसके बीच में उस जमाने में 400 साल पहले कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट था, कि यहाँ बाजी लड़ रहे हैं तो वो कैसे आप अहोम को पैगाम भेजेंगे,
उनको मैसेज भेजेंगे कि आओ हमारी मदद करो, वो सब बड़ा डिफिकल्ट था उस समय के टाइम पे। तो वो पूरा पैन इंडिया लेवल पे यूनिटी होना काफी मुश्किल था, वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल था, तो वो पॉसिबल नहीं था। हालांकि जो मराठास और राजपूत जो थे उनमें यूनिटी पॉसिबल थी, क्योंकि वो 500-600 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और वो आराम से हो सकता था। जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठास लड़ने गए पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ में, तो बहुत सारे राजपूत मदद कर सकते थे, बट उन्होंने मदद नहीं किया। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि जानबूझ के उन्होंने मना कर दिया। अब आप देखेंगे मराठास थे, वो 1.5 लाख ही अपने लोग लेके गए। वो समझ पिकनिक है, उसमें उनकी वाइफ भी थी, मिस्ट्रेस भी थे, बच्चे भी थे। मतलब आप समझिए कि 1.5 लाख की एक वो चल रही है, फौज चल रही है। कोई कहीं पे आप पहुंच जाओगे किसी किंगडम पे, कैसे आपको खाना खिलाएगा वो, कहाँ से वो सारी रसद लेके आएगा वो। तो वो उसके भी ये सब रीजन थे। तो वो जो जो होता है लीन एंड मीन आर्मी, वो उस समय तक मराठा कहते हैं कि ये होना चाहिए, तो उस वजह से उनको मदद नहीं मिल पाई। बाकी जो यूनाइटेड रेबेलियन है, यूनाइटेड जो हम बात कर सकते हैं, जो हिंदू शाही किंगडम थे हमारा, तो उसमें बहुत सारे, जब महमूद गजनवी के टाइम पे थे वो, और वो लाहौर और काबुल के में वो समय उनका राज था वहां तक, या आज के पंजाब में बोल रहे हैं, पाकिस्तान पंजाब एज वेल एज इंडिया का पंजाब में। जब वो महमूद गजनवी के साथ लड़ रहे थे, तो एक दो लड़ाइयों में बाकी राजपूत जो है, कश्मीरी किंग्स जो थे और जो कांगड़ा के जो किंग्स थे, वो सब आके साथ में लड़े वो लोग। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रही, ब्रेवरी हमेशा रही। हम जिस चीज में हमारे अंदर कमियां थी, वो थी मेन जो थी स्ट्रेटेजी, और नंबर 2 था हमारा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट। ये दो चीजें जो है आज की दिन भी, जो 1000 साल पहले जो सिचुएशन थी, स्ट्रेटेजी की कमी और इक्विपमेंट की कमी, वो आज भी जो है वही चल रहा है। उसमें हम अभी तक सुधार ला नहीं पाए हैं हम। स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं, तो जैसा आपने राजा दाहिर का एग्जांपल दिया कि एक अच्छे राजा होते हुए भी उनकी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, जैसा आपने अपनी बुक में, पहली बुक में गिनाई है। तो एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक आप कह सकते हैं वो कुछ राजाओं के अंतर्गत साथ रही, और एक और जो ट्रेचरी के, धोखाधड़ी के एग्जाम्पल, जैसे जयचंद, तो आज भी एक कॉमन, किसी भी धोखे की बात होती है तो बोला जाता है कि जयचंद है, उनका नाम ही जैसे उससे एसोसिएट हो गया। तो ये जो दो बड़े फैक्टर्स, एक जैसा आपने गिनाया कि भाई इक्विपमेंट, तो क्या आप कहें कि हिंदू राजाओं ने शायद लड़ाई के महत्व को उस तरह से शायद समझा ही नहीं, कि जब शांति प्रिय की बात गांधी जी के समय से कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो फैक्टर, वो सोच पहले से थी कि हम भले तो जग भला, कि अगर हम नहीं लड़ेंगे। तो ये तीन फैक्टर्स जब आप देखते हैं, तो किसको आप सबसे प्रोमिनेंट या सबसे बड़ा फैक्टर मानेंगे इन हमारी हार के पीछे? ऑफ कोर्स जो है स्ट्रेटेजी हमारी हमेशा डिफेक्टिव रही, हमेशा। जब ये इस्लाम का उदय हो गया अरब में, और वो पर्शिया, अफगानिस्तान पे अटैक करने लगे, फिर सेंट्रल एशिया को भी उन्होंने 100 साल के भीतर अटैक कब्जे में कर लिया। तो आप समझिए जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो के मरने के 100 साल के अंदर अंदर पर्शिया में पूरा चला गया, पूरा जो मिडिल ईस्ट था, सीरिया, लेबनान और पूरा सेंट्रल एशिया, जहाँ पे जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और अजरबैजान सब हैं, ये सब का सब 100 साल के भीतर पूरा मुस्लिम एरिया हो गया ये। तो कुछ ना कुछ तो कहीं तो जासूस रहे होंगे हमारे, है ना। पूरा वो सेंट्रल एशिया उस समय बुद्धिस्ट और हिंदू था, वहां पे पूरी थी, मंदिर थे वहां पे। एक ज्वाला जी का मंदिर आज भी है बाकू शहर में, जो है अजरबैजान में है। तो वो हमारे डेफिनेटली जासूस रहे होंगे कि वहां पे ही चल रहा है, इतनी लड़ाई यहाँ चल रही है, सब कुछ सबको मुस्लिम बनाया जा रहा है पकड़ पकड़ के। तो ये सब पहुंचा होगा इंडिया में, डेफिनेटली लोग आते जाते थे, ट्रेडर्स, सिल्क रूट था पूरा। तो वो अगर हम मैसेज हमें नहीं मिला, या मिल के भी हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, तो वो हमारी गलती थी वो। तो हाँ, तो आपको कभी भी, जैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, है ना। वो क्यों बोलते हैं? ऑफेंस में क्या है, आपके पास दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आपके पास में है। एक तो आपके पास है टाइम, और एक है आपके पास स्पेस, कि आपको कहाँ लड़ना है और कब लड़ना है। अगर कब लड़ना है, ये दोनों चीजें आपके पास है, जो दुश्मन को नहीं पता है अधिकतर, जब तक कि उसका बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो कब लड़ रहा है, कब लड़ेगा और कहाँ लड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज जब हम छोड़ देंगे इन दो वेरिएबल्स पे, तो हमारी हार होगी। तो इसीलिए आप अगर हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करेंगे, तो आप जानेंगे कि 90% इन्वेजन हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसा रहा है कि जो इन्वेजन हुए और जो डिफेंडर था उसने वो युद्ध जीत गया,
बहुत ही बिल्कुल हाँ, एक तो ही बड़ी बैटल, अदरवाइज हमें कभी भी ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो ये तो जो थे सबसे गड़बड़ था हमारा। नंबर 2, हम हमेशा हम डिफेंसिव में रहे कि जब पानीपत तराइन में आ जाओ हम वहीं पे लड़ेंगे। तो ये लेजीनेस थी कि जब कोई आएगा, और हमारे राजपूतों में या जो भी उस समय राजा थे उनके बीच में एक ये बड़ी थी कि हम तो उससे 10 गुना हैं। हाँ। है ना, ये था कि वो एक है तो हम 100 हैं, हम 10 हैं, तो हम तो हरा लेंगे कैसे भी हो। तो एक ये, जबकि ये उस समय तक बहुत जो है मिलिट्री स्ट्रेटेजी और मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत आगे बढ़ चुका था। जो टर्क्स थे उन्होंने कंपोजिट बो का आविष्कार किया था। कंपोजिट बो क्या होता है? लकड़ी, एक स्पेशल लकड़ी का और जानवरों की मांसपेशियों का बनता है। तो उससे जो तीर जाता है वो बहुत फास्ट स्पीड पे आता है, और आप एक एक मिनट में 3-3 तीर जो है आप चला सकते हो। जबकि हमारा जो था वो सिंपल बोस थे, सिंपल धनुष थे, और वो कई बार जब अगर आप खींच रहे हैं उसको तो वो टूट भी जाते थे वो, और 1 मिनट में या 2 मिनट में एक ही वहां चला सकते थे। तो उनकी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इक्विपमेंट बहुत आगे था वो जो कंपोजिट वो था। फिर उन्होंने घोड़े के हॉर्स लिए उन्होंने, और चेन मेल जो उनका जिरह पत्थर होते थे वो पूरा स्टील का, ऊपर से लेके हेलमेट से लेके नीचे तक। हमारा देश बड़ा गर्म था तो बहुत सारे लोग सिर्फ कॉटन के जो है वो कपड़े पहन सकते थे, तो जरा सा छोटा सा भी तीर लगा घायल हो गए, गिर गए और मर गए। तो ये सब चीज था, वो हमेशा आगे रहे हमसे। बिल्कुल। तो जैसे बिन कासिम आया जब से राजा ताहिर की लड़ाई की, तो वो एक तोप लेके आया जिसको मांजनिक बोलते हैं, ये उसको उसका नाम दिया हुआ था ब्राइट, दुल्हन उसको। तो वो उसने यूज किया। हमारे लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि ये तोप क्या चीज है। ठीक है, फिर महमूद गजनवी आए, वो बड़े बड़े घोड़े लेके आए जो एक एक दिन में 100-100 किलोमीटर चलते थे। जी जी। उनकी घोड़े थे, हमारे घोड़े जो है 15-20 किलोमीटर चल पाते थे एक दिन में। तो और उनका पोजिट बोस थे। और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी आया तो वो कुछ और इन्वेंशन लेके आया, फिर बाबर आया तो वो और तोपे लेके आया। वो सब हम नहीं था, वो हम हमेशा एक स्टेप पीछे रहे। ये हमारी बहुत ही एक हार का मेन कारण यही रहा हमारा, इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटेजी। अगर हम कभी भी आगे बढ़ के ऑफेंस किया होता, हमने 2-3 जगह पे ऑफेंस किया भी है। जैसे राजेंद्र चोला जो थे वो 25 में इंडोनेशिया गए थे, उन्होंने श्री विजय अंपायर को उन्होंने हराया था। उन्होंने सोचिए कितने दूर जाके वो हरा के आ गए। इसी तरीके से में जब ये सिंध के बाद ललितादित्य मुक्तिपदा थे, एक बहुत मातन टेम्पल भी बनाया था। जी जी। वो उन्होंने पूरा सेंट्रल एशिया पे अधिकार कर लिया था। राइट। तो जहां जहां हमने कॉन्क्वेस्ट किया हम वहां पे जीते। तो जैसे मैंने बोला 90% इन्वेजन जो है हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तो वही वो उस पर अगर करेंगे, अब अगर हम आज किसी पर अटैक कर देंगे तो 99% हम जीतेंगे, उसमें हम जीतेंगे। लेकिन वही रहा कि जो एक कंसोलिडेटेड एफर्ट वो पैन इंडिया बेसिस से नहीं रहा। जो हमारी विक्ट्रीज रही वो किंग स्पेसिफिक रही। और जैसा आपने कहा कि हम पीछे रहे और डिफेंस के मामले में, अगर आप देखें आज भी कहीं ना कहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये सच है कि हम कई एडवांस देशों से पीछे हैं। और खासतौर पे इवन कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस के मामलों में भी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बढ़ेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे है और चाइना और अमेरिका उसको लीड कर रहे हैं। और ये काफी हद तक माना जा रहा है कि आने वाले समय में युद्ध भी शायद आप एआई के थ्रू करेंगे, ना कि हथियारों के थ्रू। बट अगेन हमारे सामने एग्जांपल है कि जब चाइना और यूएसए बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, अब जाके इंडिया में रियलाइजेशन है कि हाँ एआई एक इम्पॉर्टेंट चीज है और हमें उस पर कुछ ना कुछ करना है। तो राजीव मल्होत्रा जी ने अपनी आई थिंक बुक में ट्विटर एक अपने लिखा था कि नीति आयोग ने अब पेपर उस पर निकाला है जो कह रहे कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट अगेन हम लेट है, हम उसको नहीं डिनाई कर सकते। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और द नेशन विच फॉरगेट्स इट्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी डज सो एट इट्स ओन पेरिल। कहीं ना कहीं वो बातें फिर से सामने आ रही हैं। तो अगर जैसे हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं साथ में एक और फैक्टर डिस्कस करा जाता है हिंदू रिलीजन में, कास्ट सिस्टम का। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो देखिए कोई भी जस्टिफाई नहीं करता एक कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, जबकि कास्ट का आइडिया कभी ऊंच नीच था ही नहीं। लेकिन द वे वाज गेटिंग प्रैक्टिस तो सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट हुआ। और लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कास्ट सिस्टम की वजह से हिंदू धर्म बिखरने से रह गया, नहीं बिखरा पूरा, क्योंकि एक बड़े लेवल पर लोग कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि सबके अपने सेट ऑफ बिलीफ्स है। इसके बारे में आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अब एक्चुअली कास्ट जो वर्ड है वो पोर्तुगीज लेके आया है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि पहले वर्ण था। तो हमारे जो जैसे ये अंग्रेजों के टाइम पे वाटर टाइप डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो वो एंशिएंट टाइम में नहीं था वो। तो ये
हाँ, तो कहीं पे ये बात सच भी है कि इतना जो डिस्क्रिमिनेशन था, या इतना जो उनको जो है दलित को दबाया गया, जो आज पिछले 100 साल 150 साल में हुआ, वो शायद उस समय नहीं था। तो हम एकलव्य की कहानी पढ़ते हैं या बाकी लोगों की कहानी पढ़ते हैं कि कैसे जो है बड़ी मतलब फ्लूइड सी बाउंड्रीज होती थी बिटवीन द, है ना। तो वो था, तो उस वजह से जो है कहीं पे हमें दिक्कत नहीं आई, और हम हर फील्ड में एक्सेल कर पाए। एंशियंट पीरियड में हम, आप देखिए, साइंस में हम नंबर 1 थे, लिटरेचर में हमने क्या क्या, हमने कहानियां लिख दी, हमने पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, इपिक्स लिख दिए, है ना, पंचतंत्र की कहानियां लिखी हमने। तो हम लिटरेचर में पीछे नहीं रहे, हम आर्किटेक्चर में पीछे नहीं रहे, हमने गगनचुंबी मंदिर बना दिए हमने, है ना, एलोरा की केव्स बना दी हमने, हमने खजुराहो के टेम्पल बना दिए। तो हम हमेशा जो है नंबर 1 रहे। तो कि कास्ट की वजह से हम कभी पीछे रहे हों, ये नहीं हुआ। ये जब स्पेशली अंग्रेज आए, उन्होंने जो है, जो ये हमारी फॉल्ट लाइन्स थी कि दलित बिटवीन अपर कास्ट हिंदूज, और बिटवीन हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, बिटवीन हिंदू एंड जैन्स, हिंदू एंड सिख्स, तो ये सब जो फॉल्ट लाइन जो नहीं भी थी, वो भी उन्होंने बड़ा उभार के दिया कि ये जो है, ये आपके बीच में ये गड़बड़ है, हिंदू आपको दबा रहे हैं। जैसे हिंदू और सिख का जो था आज से 100-150 साल पहले कभी नहीं था। ये सिर्फ ये अंग्रेजों का ही किया धरा हुआ है कि नहीं, वो अलग है वो। तो इस तरीके से ये एंशिएंट पीरियड में नहीं था, ये अभी ये शुरू हुआ है ये। लेकिन हमें, मुझे लगता है कि मिडिवल पीरियड में इसका कहीं ना कहीं तो खामियाजा शायद भुगतना ही पड़ा होगा हमें, क्योंकि जो अधिकतर लोग क्षत्रिय जो थे वो लड़ने जाते थे, तो डिफरेंस बहुत कम मिलता है कि ब्राह्मण लड़ने गए, एक दो चीज जगहों को छोड़ के, जहाँ पे नागा साधु जो है अहमद शाह अब्दाली से लड़े जाके। उसके अलावा जो क्षत्रिय थे वही लड़ते थे, वही कमांडर बनते थे। तो यहाँ पे भी आप टर्क्स जो थे का पलड़ा भारी था, क्योंकि एक तो वहां पे उतना उनका कास्ट सिस्टम नहीं था, डिफरेंट सेगमेंट जरूर थे, कोई अशरफ था, कोई शिया था, कोई सुन्नी था। तो वो सबसे सुन्नी और अशरफ उसमें भी सबसे हाईएस्ट सेगमेंट थे। बट जो कमांडर बनने का उनका था, या जो प्रमोशन थे, वो सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे होता था। टैलेंटेड होगा वो जो उतनी जल्दी कमांडर बनेगा। तो वहां पे एक बड़ी एक फास्ट प्रमोशन टाइप की चीज थी। तो जो टैलेंटेड था वो तुरंत सुल्तान बन जाता था, चाहे वो मार के बने या उसका बंदा उसको प्रमोट करे। हमारे यहाँ जो है सिर्फ राजा ही जो है कमांडर रहता था, और वो सबसे पीछे युद्ध में हाथी पे बैठा हुआ होता था वो। तो वहीं से वो कमांड देता था, उसकी बात सुनाई पड़ती थी नहीं पड़ती थी। तो वो और प्लस जो हाथियों का उपयोग था युद्ध में, तो आप क्या है कि आप उतने ऊंचे हाथी पे बैठे हुए हैं, तो दुश्मन आपको दूर से देख रहा है आपको कि ये बैठा हुआ है, इस पे अगर हम उसको मार दें तो ये सब लोग तितर बितर हो जाएंगे, सब भाग जाएंगे ये। तो वही करते थे वो लोग कि सारे के सारे सैनिक उसको फोकस करते थे, राजा को, और उसको सिर्फ मारने लगते थे। उसको तीर मार रहे हैं तो कोई ना कोई एक तीर लग ही जाता था, राइट, है ना। तो जैसे हेमू के साथ हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, हेमू जीते थे, अब उनके ऊपर फिर उन्होंने उसको फोकस किया, टारगेट किया उसको, और उनके हाथ में तीर लगा, वो गिर गए, और उसके बाद जो है वो मुगल राज की फिर दोबारा से स्थापना हो गई। वो अदरवाइज खत्म हो जाता वो। तो जैसे कास्ट की बात करें, इनफैक्ट जैसे ये हम मानते हैं जैसे सावरकर और गांधी जी में भी इन चीजों पे मतभेद था, क्योंकि सावरकर कहते थे कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, और भीमराव अम्बेडकर और सावरकर के व्यूज इन बातों पे पूरे मिलते थे कि कास्ट सिस्टम का ही। तब गांधी जी का व्यू था कि कास्ट सिस्टम में मतलब उसी वजह से हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है, और छुआछूत जो है वो इसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि एसेंशियली वो नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोग आज भी मैंने देखा है कि कंफ्यूज हैं कि वो कहते हैं जो शूद्र है वही शायद दलित है, और कुछ लोग कहते हैं दलित एक 5वां वर्ण सा बना दिया गया है जिसका हिंदू धर्म में कोई नाम नहीं है। इस जो हमारा वर्ण विभाजन तो उसमें कोई दलित जैसा कुछ नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स हैं। जैसे मर्चेंट जिनको आज के जमाने में बोलते हैं, वो तो ब्रिटिशर्स ने सरनेम अपने आप बना दिए थे जो व्यापारी वर्ग से थे, और वो कहीं ये ट्रेस नहीं कर पाए कि इनका कास्ट या कुछ भी फैमिली ओरिजिन क्या है। लेकिन हम उसी को ही आज एक बेस मानकर हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन है, और बहुत से हिस्टोरियंस और एक्टिविस्ट उसको उसी मोल्ड में ही देखते हैं कि जैसे हिंदू धर्म का मतलब ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो हिंदू धर्म की बात करें तो एक और बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने अपनी बुक में काफी शुरुआत में डिटेल में चैप्टर लिखा है। जी हाँ, तो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु से हमारा नाम हिंदू बना, और इनफैक्ट 18वीं या 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने ही सबसे पहले हिंदू शब्द यूज करा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। बहुत लोग शायद इससे वाकिफ नहीं है कि हिंदू ऑफिशियली वर्ड ब्रिटिशर्स लाए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। तो बात जब इंडस वैली की करते हैं तो बहुत लोगों का ये कुछ का व्यू है, कुछ लोग इस पे अवेयर
नहीं है, इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता और हिंदू धर्म के उदय में क्या कोई लिंकेज है, और यदि है तो क्या है, और यदि नहीं है तो जो इंडस वैली के वक्त लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे शहर, ड्रेनेज सिस्टम ये सब बनाया, तो वो लोग कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, वो करीब 5,000 साल पहले थी। मतलब 5000 बीसीई से लेके 2000 बीसीई तक, 3000 साल तक वो पीक में रही। तो उसके बाद जो है वहां पे सूखा पड़ा, सरस्वती नदी जो है वो सूख गई वो, और फिर उनका पलायन हो गया। वहां पे कुछ लोग साउथ इंडिया पहुंच गए, कुछ लोग गैंजेटिक बेसिन पहुंच गए जहाँ पे पानी बहुत था, तो वहां पे पहुंच गए और वहां पे बस गए। तो उसके बाद जो है उसका डिक्लाइन हो गया। तो इस इवेंट को जो पलायन हो गया, 4.2 किलो ईयर यूनिट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि वो 4200 साल पहले हुआ था आज से। अब ये बात आती है कि वो कौन थे वो लोग। तो अभी इसमें काफी सारी मतभेद हैं इसमें कि वो एक्चुअली कौन लोग थे। तो इसमें सबसे रिसर्च की बड़ी जरूरत है। एक तो नंबर 1, उसकी जो स्क्रिप्ट थी है वो अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं कि वो क्या, उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि रिसर्च भी हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, उसमें आपको फंड्स चाहिए उसके लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत सारे रिसर्चर को आपको जो है वो आपको डिप्यूट करना पड़ेगा उन लोकेशंस पे जाके जो पढ़े हैं कुछ करें। इस मामले में अगर हम कंपेयर करें इजिप्ट की सिविलाइजेशन से, तो वहां पे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट थी वो डिसाइफर हो गई। क्यों? क्योंकि वो एक रोजेटा स्टोन था, वो उनको मिल गया वहां पे, जिसमें वही सेम चीज जो इजिप्ट में इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखी थी वही ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो वो तुरंत जो है वो उसको वो पढ़ पाएगी वो क्या लिखा हुआ है, और पूरा उस सिविलाइजेशन की पढ़ते खुल गई उसमें कि कब कौन राजा था, कब क्या हुआ, किसने पिरामिड बनवाए, किसने वो टेम्पल्स बनवाए, कौन जीता कौन हारा, वो सब पता लग गया। अभी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीज जो है ये हम जो है पढ़ नहीं पाए हैं, स्क्रिप्ट तो हमें ज्यादा पता नहीं लग पाया है। तो हमें जो पता लगा है वो कैसे पता लगा है, जो उस समय जो हमें पॉटरीज मिली या जो ड्रेनेज सिस्टम मिला, जो मकान मिले वहां पे, या लोथल जो गुजरात में वहां पे जो सी पोर्ट मिला हमें, तो इन सब चीजों से जो एक्सकेवेशन से हमें जानकारी मिली है वो यही है कि उस समय बहुत ही एक प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन थी। और उसमें एक सील है जिसमें एक जो है पुरुष जो है वो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि वो पशुपतिनाथ हैं, शिव जी हैं बेसिकली वो। एक वो डांसिंग गर्ल मिली है एक हमें, तो अभी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है वो, जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो देवी का रूप है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हिंदू धर्म उस समय तो था ही था वो, तो उसका जो प्रिकर्सर भी हो सकता है कि पहले वो था, उसके बाद धीरे धीरे हमारे वहां से इवोल्यूशन हुआ। तो उसके बाद जो है जो वैदिक देव थे हमारे, इंद्र और वरुण और अग्नि, वो सब आए। उसके बाद पौराणिक जो भगवान थे, राम कृष्ण विष्णु, वो सब आए। तो ये धीरे धीरे उसका इनका हमारे धर्म का वहां से इवोल्यूशन हुआ। तो लिंकेज तो है ही, क्योंकि कंटिन्यूटी है। जो भी आप अगर वहां की सील्स देखेंगे तो वो क्लियर जो है, वो जो जानवर थे, जैसे एक नंदी है, ऑक्स का जो वहां पे जो सील मिली है, वो क्लियर हम उसको कह सकते हैं कि वो नंदी से जो है इसका कोरिलेशन है। और बहुत सारे जानवर जो है जिनकी सील्स मिली हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे उससे लिंकेज है। लेकिन ये बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है ये, क्योंकि हमें कोई कहीं लिखा हुआ नहीं, टेक्सचुअल एविडेंस कहीं मिली नहीं हमें इसकी। तो इस वजह से जो है ये इसमें यहाँ पे ग्रे एरिया है। हम कह सकते हैं हम कि एक गेस वर्क कर सकते हैं हम कि ये वही चीज होगी। राइट। और ये जो जैसे बात आती है, तो इस पे बहुत से आमतौर पर जो लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस हैं वो इसको ऐसे हाईलाइट करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं, इंडिया जैसा ही कुछ नहीं था, हमें ब्रिटिशर्स ने दिया। तो मुझे याद है पवन वर्मा जी की जो बुक थी द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, उन्होंने ये लिखा कि हम इसकी एम्पल एविडेंस है कि हिंदू सिविलाइजेशन थी, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, और वो जैसा आपने भी कहा कि वन ऑफ दो रेयर सिविलाइजेशन है जो आज भी जीवित है। तो ना आप एंशिएंट इंडिया के अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताइए, और ना ही उसको अंडरमाइन कीजिए। जो चीज जो इतिहास फैक्ट्स बताते हैं उसको वैसे लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में जैसे ये बात आप कहते हैं कि ये था और ये नहीं था, जैसे आपने कहा कि हमारे राजा हारे भी, कुछ जीते कुछ हारे भी, तो पवन वर्मा जी ने कहा कि ये अचीवमेंट्स है जो वेरीफाइड है, कुछ ये है। ये मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास की जैसे स्टडीज एक तरह से डिवाइड हो गई है लेफ्ट विंग और राइट विंग। आपकी किताबें, मतलब आमतौर पर अगर कोई आपकी किताब पढ़े वो कहेगा ये राइट विंग हिस्टोरियन है, विक्रम संपत राइट विंग हिस्टोरियन है, संजीव सन्याल जी राइट विंग है, रोमिला थापर लेफ्टिस्ट हैं, और ये लेफ्टिस्ट है वो लेफ्टिस्ट। एक इतिहासकार होने के नाते अब आप 2 बुक लिख चुके हैं, तीसरी बुक
कि आप तैयारी कर रहे हैं। एक इतिहासकार होने के नाते आप इस डेकोटमी को, इस डिवीजन को किस तरह से देखते हैं कि लेफ्ट विंग हिस्ट्री और राइट विंग वर्जन ऑफ हिस्ट्री? देखिए, अभी लेफ्ट विंग हिस्ट्री में क्या है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम और ब्रिटिश राज को ही जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया। उनके हिसाब से बस यही दोनों चीजें हुई। और 1192 से जो है वो भारत को जो है वो एक कल्चर मिली, एक सिविलाइजेशन मिला। और पहले हम टेंट में रहते थे और उसके हम भूखे नंगे रहते थे, घास फूस खाते थे हम। तो उनका कहना है कि वो हम 12वीं शताब्दी से हमारा जो है एक सिविलाइजेशन बननी शुरू हुई और वहीं से शुरू उसके पहले है। तो जो हम जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ठीक है वो हुआ, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं हम कि मुसलमानों ने हम पे 500 साल राज किया, फिर 200 साल जो है अंग्रेज राज करके गए। उसमें कोई देयर इज नो डिनाइल अबाउट दैट, उन्होंने किया क्योंकि हमसे कहीं गलतियां हुई। लेकिन उससे पहले 3-4 हजार साल पहले की संस्कृति है हमारी सिविलाइजेशन है, बहुत बड़े बड़े काम किए, जिसका जो है आज तो हम मानती है ना। सबसे नंबर 1 जैसे अर्थमेटिक में जो जीरो से लेके जो सिस्टम आज हम यूज करते हैं 1 2 3 4 से लेके 0 तक, वो सब हमारा दिया हुआ है। इनफैक्ट 0 का जो वो आपको ग्वालियर के टेंपल में आपको वो दिखेगा भी 0 लिखा हुआ वहां पे। हाँ, जिसको सब लोगों ने माना है, पीयर रिव्यूड है कि हाँ यस ये 0 ही है ये। तो अर्थमेटिक में हमने, मैथमेटिक्स में इतना वो किया, हमने साइंस में कितना किया। हमारे जो सुश्रुत थे, जो इतने बड़े सर्जन थे, तो वो हर चीज में हमने एक्सेल किया। वो चीज दबा दी उन लोगों को, वो नहीं होना चाहिए। अभी उसका क्या परिणाम हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, वो यही बोलते हैं, जैसे आपने बोला ना कि हारों की दास्तान, तो वो यही कि हम हमेशा हारे हुए थे, मुसलमान आए फिर अंग्रेज आए, अभी भी जो है अपना एक बहुत ताजा उदाहरण जो मंजुल भार्गव, जो हार्वर्ड में प्रोफेसर है और मैथ्स का फील्ड्स मेडल जीते थे, जो नोबेल प्राइज की तरह माना जाता है। तो सभी भारतीय बहुत खुश हुए कि एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन ने मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज जीता। लेकिन बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने ग्रैंडफादर के एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट पढ़े थे जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में मुझे बहुत कुछ मिला। अब वो भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि मैंने वो लिख के नोबेल प्राइज जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्य है। और उन्होंने भी, एक नोबेल प्राइज विनर ये कहते हैं कि मैंने उससे फायदा लिया। मैं तो इंटरव्यू में वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं। लेकिन भाई जैसा आपने कहा, हारों की दास्तान, तो वो कहीं ना कहीं साइकी है कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया और मुगल और ब्रिटिशर्स ने ही हमें बनाया एक तरह से। और बहुत से लोग आज भी अनफॉर्चुनेटली उस विचारधारा से ही सरोकार रखते हैं। तो बात आती है जब हमारी और वॉर्स की, तो खास तौर पे जैसे अहोम्स की हम बात करें, और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आई थिंक पिछले जो 8-10 साल में ही लोगों को पता चला है, और जितना मुझे बुक्स के बारे में पता है, शायद अमर चित्रकथा के अलावा कहीं भी शायद अहोम्स का जिक्र नहीं हुआ होगा। उनकी जो बुक्स है आज फॉर्चुनेटली आप लिख रहे हैं, जी हाँ, इसमें आपने प्रॉपर चैप्टर लिखकर कुछ किताबें आई हैं। तो कुछ अगर आप ब्रीफ एक आइडिया अहोम्स के बारे में दे, जिन्होंने मुगल्स को हराया, एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर अहोम डायनेस्टी के बारे में बताएं। तो अहोम एक्चुअली जो आज का आसाम है और आज का मेघालय है, उस एरिया में थे, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन कह सकते हैं आप। उसमें मिजोरम है, तो वो पूरा आसाम और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और त्रिपुरा, काफी कुछ वो सब जो है वो अहोम के अंडर में था। तो अभी क्या था, मुगल जो है उसको एक्सपांड करना चाहते थे, स्पेशली जहांगीर और ये औरंगजेब के टाइम पे, शाहजहां औरंगजेब के टाइम पे वो चाहते थे कि वो नॉर्थ ईस्ट में भी उनका एक्सपांशन हो, मुस्लिम्स का। वो कह रहे थे कि हम तब से नॉर्थ इंडिया में ही पड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं उधर जा रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश तक रिस्ट्रिक्टेड होके रह गए हैं वो। तो नॉर्थ ईस्ट उनका एक बड़ा वो था कि हमें वो जीतना है, हमें वो जीतना है। तो उसके लिए उन्होंने वहां पे अटैक करने शुरू किए और कई बार वो जीते भी। लेकिन जब वो गुवाहाटी तक पहुंच गए, तब वहां के जो राजा थे, उन्होंने, उनको लगा कि ये गड़बड़ हो रहा है ये, और इसको हमें जो है वो उनको हराना है। तो उन्होंने एक लक्षित प्रफुकन करके अपने, उनके सेनानायक थे, कमांडर थे, वो उनको बोला कि भाई आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए जिसको हम हरा सके, हम औरंगजेब को हरा सके। उस समय औरंगजेब थे उस समय। तो औरंगजेब ने जो है वो एक राम सिंह थे, राजपूत थे, उनको कमांडर बना के भेजा था। अब राम सिंह को क्यों भेजा उन्होंने कमांडर? क्योंकि राम सिंह ये वही थे जिनके पिताजी मान सिंह जो थे, उन्होंने शिवाजी को ग्वालियर के किले से बाहर निकालने में मदद करी थी। वो फलों की टोकरी के अंदर जो है छुप के बाहर आ गए थे, तो उसके है राम सिंह को उन्होंने भेज दिया गुवाहाटी। और उस समय माना जाता था कि एक वो काला पानी टाइप का माना जाता था कि वहां पे काला जादू है, और जो आसाम गया वो वापस नहीं आता था उस समय, इतना लोग डरते थे वहां पे। तो इसलिए एक पनिशमेंट के तौर पे उनकी पोस्टिंग करी गई कि तुम जाके उनको हरा के आओ।
तो अभी क्या हुआ था, वहां पे वो 1 लाख की सेना लेके गए। तो जो पहले हिंदू राजा जो गलतियां करते थे, वही गलती जो है वो औरंगजेब कर रहे थे अभी समय। तो 1 लाख की सेना लेके चले गए, जबकि वहां पे उतनी जरूरत नहीं थी। जी जी प्लस जो टोपोग्राफी है, जो आसाम की ज्योग्राफी है, वो नदियों से भरी हुई है उस समय, स्पेशली राइट गुवाहाटी। तो ब्रह्मपुत्र जो है बड़ी चौड़ी नदी है, वो बहुत फास्ट फ्लोइंग नदी है, स्पेशली मानसून में। राइट तो वो समुद्र में होती है वो उस समय। अगर आपकी कोई आप गए हो तो आपने देखा होगा, मैं वहां पे गया हुआ हूँ। तो वहां पे तो लक्षित बरफुकन ने कहा कि हम यहाँ पे लड़ेंगे, हम नदियों में लड़ेंगे हम, क्योंकि हमारी जो जो यूएसपी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो नदियों पे है। अगर हम प्लेन्स में लड़ेंगे तो उनके बड़े अच्छे घोड़े हैं, वो हमें हरा देंगे, जैसे उन्होंने हरा देंगे। पहले हराया हुआ है। तो इसलिए हम जो है नदियों पे लड़ेंगे। तो उन्होंने ऐसी नावें बनवाई, छोटी नावें बनवाई, जो कि बड़ी जल्दी मैन्यूवर हो सकती थी ब्रह्मपुत्र में। जबकि जो औरंगजेब जो था, वो बड़ी बड़ी नदी नावें लेके गया था, जो कि अब जो ब्रह्मपुत्र में जो है अप स्ट्रीम जो है वो जा ही नहीं पा रही थी वो इतने फास्ट फ्लो में। तो वहां पे जो है उसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई लक्षित बरफुकन ने, तो 1/10 सेना थी लक्षित बरफुकन की एज कंपेयर टू औरंगजेब की, राम सिंह की सेना के। और उसके बाद जो है उन्होंने उसको हरा दिया, और सब लोग जो है वो भाग के आ गए। तो कहने का जो लेसन लर्न है वो ये है कि अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छी चूज करते हैं, या लोकेशन अच्छी चूज करते हैं कि आपको राइट कहाँ पे आपकी एनिमी की वीकनेस कहाँ पे है, वो अगर करेक्ट आपको पता है, तब आप जीत जाएंगे आप कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, दूसरे की वीकनेस पता होनी फिटनेस चाहिए। तो होनी चाहिए। तो दोनों की अपने और दोनों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता हो, उसके हिसाब से आपको गेम खेलना है उसको। बिल्कुल। तो तो जैसे अब ये असम का जिक्र हुआ, विजयनगर किंगडम जिक्र हुआ, जो जो आपने अपने बुक में भी लिखा, और आई थिंक इन्वेजन की एक रेजिस्टेंस की एक बहुत शानदार वो उदाहरण है भारतीय इतिहास का। वंस अगेन जो एक विजयनगर कहीं है हम्पी में, जिसको लोग टूरिस्ट स्पॉट की तरह ज्यादा हाँ, समझते हैं। और वही सर, अच्छा विजयनगर किंगडम उनके लिए ठीक है, कोई किंगडम होगी इंडिया में बहुत सी, बट फॉर्चुनेटली आप जैसे लेखक हैं जो उनको उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो आपकी बुक से मतलब एक लास्ट सवाल जैसे जो था खिलाफत का, अब जब हम आजादी की बात करते हैं तो जैसे गांधी जी का सब मानते हैं, उन्हें एक लीडरशिप दी, वो लोग को साथ लेकर चलते थे, लेकिन हाँ कुछ उनके साथ भी कुछ गलतियां खामियां उनके एंड पे रही, जो मेरा मानना है कि किसी भी लीडर के साथ हो सकता है। तो अगर उनको गलत कहना किसी वे में, उनके अपमान नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहें कि हाँ भाई उनकी गलती थी। तो जैसे हमारा होता है कि इतिहास में हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं, तो इंग्लिश में बोलते हैं वी पुट समवन ऑन अ पेडेस्टल, कि इनके अंदर कोई भी खामी नहीं थी, या हम पूरा ही डिमोनाइज कर देते हैं, जैसा सावरकर के साथ हुआ। तो किसी ने सावरकर को समझा नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि वो गलत थे। तो जब खिलाफत की हम बात करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने खास तौर पर एक अहम भूमिका निभाई थी, और अब जैसा हम देख रहे हैं जो प्रमाण मिल रहे हैं, तो खिलाफत एक मुख्य आप कह सकते हैं कारण बना जिसने विभाजन को पुश किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पहले से अंग्रेजों ने आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम उनको व्हाइट वॉश कभी नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि नहीं जिन्ना ने किया या और किसी ने किया, उन अंग्रेजों ने भी पूरा पूरा फायदा उठाया। खास तौर पर खिलाफत को आप कैसे देखते हैं, जो इसने विभाजन को पुश को बढ़ाया आगे? खिलाफत आंदोलन एक्चुअली शुरू हुआ था 1920s में, जब टर्की के खलीफा को जो है उन्होंने कमल अतातुर्क ने बाहर कर दिया था, उनको ट्रेन में बिठा भेज दिया कि तुम जाओ यहाँ से, अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, रिपब्लिक रहेगा ये। तो उस चीज से बड़े खफा हो गए थे हमारे यहाँ के मुसलमान। वहाँ के मुसलमान तो बड़े खुश हुए कि भाई चलो डेमोक्रेसी आ रही है, रिपब्लिक आ रहा है, इलेक्शंस होंगे। बट यहाँ के मुसलमानों को लगा कि, और खलीफा उनके लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी एक वो था, एक जैसे पोप होते हैं तब वो खलीफा होते थे, वो उसकी तरफ देखते थे हमेशा गाइडेंस के लिए। तो जब वहां से शुरू हुआ कि उनको लगा कि ये खलीफा का जो के साथ हो रहा है, उसके चारों तरफ हम जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको हम यूनाइट कर सकते हैं। अभी 100 साल पहले क्या हुआ था कि मुगल जब थे, औरंगजेब की मृत्यु आई थिंक 1707 में हुई, तो अचानक जो है 1707 से लेके 1880-90 तक जो है वो मुसलमानों की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई। सडनली वो नंबर 3 पे हो गए, नंबर 1 पे थे अंग्रेज, नंबर 2 पे हिंदू आ गए, और नंबर 3 पे वो मुसलमान आ गए। तो सडनली वो राजा से रंग बन गए, वो बात वो हजम नहीं कर पा रहे थे। तो वो चाहते कि हम कैसे जो है फिर से उभर के आए, कैसे वो रूलर दोबारा बन जाएं। आज भी आप देखोगे कि अधिकतर लोग बोलते हैं मुसलमान कि हमने तो हुकूमत करी है इस मुल्क पे 500 साल, और अभी हमारी क्या हालत है। तो वही एक ही भावना उस समय वहां पे भी थी 1920 में भी, आज से ठीक 100 साल पहले।
तो वो चाहते थे कि वो खिलाफत के चारों तरफ खलीफा के को बचाने के लिए, उनकी पदवी बचाने के लिए मुसलमानों को यूनाइट किया जाए। तो वो धीरे धीरे यूनाइट करने के लिए, और उसमें सबसे उन्होंने क्या सबसे अच्छा काम किया कि महात्मा गांधी को जो है उन्होंने अपने उसमें ले लिया। महात्मा गांधी को क्या लगा कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए तो इंडिपेंडेंस जल्दी मिल जाएगी, तो से वो सही भी है। लेकिन उससे क्या हुआ कि मुसलमानों को जो है बहुत बड़ा वो मिल गया, मतलब कि एक क्या कहना चाहिए उसको, एक कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको, एक तो इसलिए जो है वो वहां से उनका वो शुरू हो गया। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। तो धीरे धीरे और भी उनके नेता आते गए, वो बोलते गए कि हम जो है अभी हम जो है एक देश में जो है दो कम्युनिटी रह रही हैं जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं। और बाद से ही खिलाफत के बाद से जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वो मुसलमानों का अलग रिप्रेजेंटेटिव जाता था, जिसमें वो मोहम्मद और शौकत अली तो अपना अलग जाते थे, महात्मा गांधी अलग जाते थे। महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती करी खिलाफत आंदोलन का सहयोग देके। उसके बाद से जो है वो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 1930 में उन्होंने लाहौर का एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। फिर ना वो इकबाल आ गए, उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान हमारा है, हमें चाहिए। उन्होंने वर्ड कर दिया पाकिस्तान, और उसके बाद उन्होंने मैप भी डिजाइन कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद से वो फिर कभी रुका नहीं वो सिलसिला, वो तो चलते चले गए। तो खिलाफत का ये एक है, और उसका जो रिपरकशंस है, जो उसके जो चिंगारियां हैं, वो अभी भी अपने देश में भी आज के दिन में भी दिखाई देती हैं हमें। बिल्कुल। तो चलिए, आई थिंक दोनों बुक्स को हमने एक तरह से काफी उसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा, आपके दोनों किताबें। मेरा एक सवाल है, और यदि आप नहीं इसका आंसर देने में कंफर्टेबल, मैं एक बात थोड़ा सा हैरान हूँ, आपकी पहली बुक ये हाउ कम ये एक रेगुलर पब्लिशर से साथ पब्लिश नहीं हुई? आपने अपनी मर्जी से ही इसको सेल्फ पब्लिश करा? क्योंकि बुक पढ़ के मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई थी कि ये एक रेगुलर पब्लिशर, वेल नोन पब्लिशर के अंडर कैसे नहीं। एक्चुअली क्या था कि मैं उस समय पहली बार लिख रहा था, मैं जी लॉकडाउन भी चल रहा था। तो मैंने कई पब्लिशर्स को कांटेक्ट किया था मैंने कि या तो उस समय लॉकडाउन में तो ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत से लोग रिप्लाई नहीं करते थे। तो फिर तब लोगों ने बोला कि जो मेरे फ्रेंड्स थे जो एक दो ऑथर हैं, तो उन्होंने बोला कि आजकल पब्लिशर की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सेल्फ पब्लिश भी कर सकते हैं आप। तो फिर ये पसंद आया कि आप क्यों ना एनर्जी जो है इस तरफ लगाई जाए। तो मैंने खुद ही जो है कुछ दोस्तों ने मिलके हमने इस बुक की प्रूफ रीडिंग करी, इसकी एडिटिंग करी इसकी, और उसके बाद जो है खुद ही प्रिंट करवा ली। तो अभी टेक्नोलॉजी आप खुद प्रिंट करवा लीजिए बुक को लिख के, अगर कोई पब्लिशर तैयार नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है फिर मैंने अमेजोन पे अपना एक सेलर अकाउंट बनाया, और उसके बाद जो है वहां पे हमने अमेजोन के वेयरहाउस में अपनी बुक्स भेज दी वहां पे। अब वो लोग सेल कर रहे हैं वो। तो जो अपकमिंग ऑथर्स हैं उनके लिए मेरे लिए मेरा संदेश यही है कि अगर आपको कोई आप लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ये हुनर है आपके अंदर, तो आप जो है ये आप किताब लिखिए अपनी, उसको एडिटिंग करिए ढंग से, उसके किसी प्रोफेशनल एडिटर को एम्प्लॉय कर सकते हैं, नहीं तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जो भी लोग हैं उससे एडिटिंग करवा के आप खुद प्रिंट करवा के खुद अमेजन में कर सकते हैं। अभी आपको ये खुद ही आप सारा काम कर सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। बट सेल्फ पब्लिश में एक लैकुना ये है छोटा सा कि आपको बुक आपने लिख ली, आपकी अमेजोन पे पब्लिश भी हो गई, आपकी अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन जो मेन है वो है प्रमोशन बुक को सेल करना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो बुक लिखना एक अलग चीज है, बिल्कुल एक अलग आर्ट है, और दूसरा बुक को प्रमोट करके उसको सेल करना एक अलग आर्ट है। चाहिए कि आपकी बुक मार्केट में अवेलेबल है, आपने ये लिखा हुआ है आपने बुक में। तो ये जो है एक बहुत बड़ी एक चीज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जो सब लोग फेस करते हैं। पब्लिश में एक ये थोड़ा सा उसका लिमिटेशन आ जाता है आपके पास सर, नेगेटिव पॉइंट है उसका एक ये। और बड़े पर्सन नेचुरली एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो नेचुरली उनके लिए, उनके हाथ में बुक है तो उनके लिए सेल करनी। तो बुक्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके एक वीडियो में देखा था, आप एक थर्ड बुक की बात कर रहे थे, शायद मंदिरों पर लिख रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताना चाहें, और क्या एग्जैक्टली है, और कब तक हम वो बुक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? तो ये जो मेरी थर्ड बुक है वो हमारे मंदिरों पे है। हिंदू मंदिर कैसे, मंदिर और बुद्धिस्ट मंदिर दोनों जो है कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो ऐसा तो था नहीं कि मंदिर सडनली कहीं से अचानक हमने बनाने शुरू कर दिए। तो धरती पे कुछ भी होता है, ये यूनिवर्स में कुछ भी होता है, वो हमेशा इवोल्यूशन होता है उसका। जैसे होमो सेपियंस,
पहले कुछ और थे, फिर धीरे 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 जो है होमो इरेक्टस बने, उसके नियंडरथल बने, होमो इरेक्टस बने, उसके बाद होमो सेपियंस बने। तो ये पूरे रूट होता है ये। तो वही हमारे मंदिरों में भी था। तो पहले वैदिक काल में हमारे अग्निकुंड होते थे, उस समय मंदिर नहीं होते थे, उस समय उसमें सिर्फ अग्निकुंड होते थे, और अग्निकुंड में ही हम लोग पूजा करते थे, आहुति देते थे, बलिदान करते थे, और उसके बाद जो है उसको नष्ट कर देते थे। जैसे आज के दिन में भी हम गणेश विसर्जन करते हैं, सरस्वती का विसर्जन, वैसे ही कि पूजा अर्चना करी और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको विसर्जन कर दिया। नेक्स्ट ईयर फिर से ये चलेगा कि समय एक चक्र है, तो जन्म और मृत्यु साथ में चलता रहता है। तो वही उस पे था। उसके बाद में धीरे धीरे जो है बाकी जब सिविलाइजेशन से हमारा इंटरेक्ट हुआ, विशेषकर जब ग्रीक्स जब आए थे, अलेक्जेंडर, तो वहां पे वो लोग टेम्पल बनाते थे, अपने इजिप्ट में भी बनाते थे, और एथेंस में भी थे उनके टेम्पल्स, जैसे एक्रोपोलिस था। तब उन्होंने उनकी से हमारा आदान प्रदान हुआ, जब इंटरेक्शन हुआ, तब उन्होंने उनकी वजह से फिर हमने मंदिर बनने शुरू हुए। तो फिर वहां से धीरे 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 जो है, तो मंदिर बनना जो पहले जो अभी मिलता है, वो मिलता है विदिशा में, मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास में एक जगह है। तो वहां पे एक मंदिर का अवशेष मिलते हैं, सिर्फ फाउंडेशन है उसमें, बहुत बड़ा कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन है। तो उसको देख के कहा जा सकता है कि ये विष्णु भगवान का है, कि ये मंदिर रहा होगा। तो वो करीब 2200 साल पुराना है। तो वो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है वो। उसके बाद में छोटे मंदिर बनते रहे। फिर गुप्ता पीरियड में, जब हमारे पास वेल्थ भी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, हमारे पास स्किल्स भी था, और स्पेयर टाइम भी था, तब हमने जो है वो गगनचुंबी मंदिर बनाने हमने शुरू कर दिया हमने। तो वो एक इम्पोर्टेंट आप कह रहे हैं कि एक काल ऐसा समय का था जब ज्यादा इस तरफ पुश रहा। तो वही अग्नि जो है वो मंदिर बन गए, बाद में मंदिर बन गए, ऐसा कहा जा सकता है। आई एम श्योर और डिटेल आपकी बुक में मिलेगी। और कब तक आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करीब अभी 4-5 महीने और लगेंगे अभी, 4-5 महीने, मतलब लेकिन 2023 में डेफिनेटली, बिल्कुल 2023 में आ जाएगी कि ये वो बुक भी इन बुक्स की तरह ही कामयाब रहे। और आप हमारी बुक जरूर पढ़िएगा, ये अमेज़न पे अवेलेबल है ये, बिल्कुल, और फीडबैक आप डाल सकते हैं आप अमेज़न पे, या इसमें मेरे किताबों पे मेरा ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, आप उसमें भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एज समवन हु रीड्स हिस्ट्री, मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और जैसा मैंने तभी सर से पूछा कि मेरे थोड़ी सी हैरानी की बात थी कि ऐसी बुक सेल्फ पब्लिश क्यों है, और जब वह पब्लिश आते हैं तो साहित्य में रुचि रखते हैं, तो डेफिनेटली बुक्स पढ़िए। और मुझे डेफिनेटली सर आपकी थर्ड बुक का इंतजार रहेगा, और जब भी मौका मिला आपसे साइन करानी रह गई ये बुक्स, तो जब भी मिलेंगे, ये बुक जब भी कभी मिलेंगे, प्रकाशित है ये। हाँ जी, ये वाली बुक रोड पे, हाँ, राइट। ऑल दैट, आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपके जैसे और हिस्टोरियंस हो जो हमें इतिहास एज इट हैपेंड, जैसा हुआ वैसा ही बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक्स। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू।